चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आज ये फिजिक्स का चैप्टर 3 है, ग्रेविटेशन। बताएगा मुझे कोई क्या होता है ग्रेविटेशन? व्हाट इज ग्रेविटेशन? बताओ। व्हाट इज ग्रेविटेशन? चलो मैं बताता हूँ। देखो ग्रेविटेशन क्या है। देखो, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास मास है, सही है, वो हमेशा एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये सामने सन है, ठीक, और ये अर्थ है, ठीक। तो सन क्या करेगा? सन अर्थ को, क्योंकि दोनों के पास मास है, ठीक है, सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अर्थ सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और इसी अट्रैक्शन को बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, इसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जो जो मैं बता रहा हूँ वो लिखते हुए चलेंगे, जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ग्रेविटेशन की डेफिनेशन लिखना चाहें तो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या होगी? ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस यूनिवर्स में वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and the force of attraction between objects is called gravitational force. समझ में आया? मैं बता, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2। ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, सही है। ये इधर इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशन बोलते हैं। या फिर इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन इज ए नेचुरल फिनोमिना। ग्रेविटेशन इज ए नेचुरल फिनोमिना। ग्रेविटेशन क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके द्वारा बाय विच, जिसके द्वारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स विद मास, जिन ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, ऑब्जेक्ट्स विद मास are attracted to each other. Object with mass are attracts to each other. समझ में आया? ग्रेविटेशन क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके द्वारा क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? और
जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and the force of attraction is called gravitational force, is called gravitational force. बताओ जरा, ये ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्लियर है क्या? ग्रेविटेशन क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना है, सही है, ये प्रकृति में होता ही होता है। कैसा फिनोमिना है? जिसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास मास हो, चाहे कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मैं हूं यहाँ पे और ये पेन है यहाँ पे, है ना, तो मैं भी इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ और ये पेन भी अपनी तरफ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हर एक ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को बोलते हैं हम ग्रेविटेशन, ठीक है। अभी इस फोर्स पे आगे बात करेंगे कि जैसे ये पेन है, ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा, मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा हूँ। फोर्स तो लगा रहा है ये अट्रैक्शन का, लेकिन मैं इसकी तरफ को क्यों नहीं जा रहा हूँ, या ये मेरी तरफ को क्यों नहीं जा रहा है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया? ये यहाँ तक क्लियर है? बताओ भाई, जल्दी बताओ। अब देखो, जिस बॉडी का या जिस ऑब्जेक्ट का भी मास ज़्यादा होता है ना, उसका अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होता है। जैसे अगर बात करें, ये अर्थ है, ठीक, और अर्थ पे अगर हम ऊपर की तरफ, अर्थ से ऊपर की तरफ एक छोटा सा, लेट अस सपोज ये अपने पास एप्पल है एक, है ना, एप्पल को थ्रो करें, तो क्या होगा, अर्थ वापस से इस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, वापस से नीचे की तरफ को खींच लेगी इसको, ठीक है। तो ये किसके द्वारा इसने एप्पल को नीचे की तरफ खींचा? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है। अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा होता है एप्पल के कंपैरिजन में, तो ये नीचे की तरफ आ गया। चलो, अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, एक फोर्स को पढ़ते हैं हम, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? कोई जानता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स अब पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, सही है, तो सर्कुलर मोशन में एक सेंटर होता है जिसको ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पाथ पर, है ना, इस तरफ, तो हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है, उसी को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ सी से। सी छोटा सा बनाते हैं एफ के नीचे, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए कि क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम इसको बोल सकते हैं, इट इज अ फोर्स, it is a force that makes, ये क्या करता है, ए बॉडी फॉलो ए कर्व पाथ, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, इट इज ए फोर्स
डेट रिक्वायर्ड, ये ऐसे लिख दो, डेट रिक्वायर्स, एक मिनट रुकेंगे। हाँ भाई, तो देखो इसको हम कैसे बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इट इज अ फोर्स विच रिक्वायर्स, ये डेट रिक्वायर्स इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन, जो फोर्स सर्कुलर मोशन में रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, तो मान लो जैसे हम एक थ्रेड से एक स्टोन को बांधते हैं, है ना, एक धागे से एक स्टोन को बांधते हैं और उसको इस तरीके से घुमाते हैं। ठीक है, तो जो धागा है और जो स्टोन है, उस धागे में एक फोर्स लग रहा होता है सेंटर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये फोर्स ही खत्म हो जाए, फोर्स खत्म हो जाए इसका मतलब हम उस स्टोन को ऐसे घुमा रहे हैं और वो धागा टूट जाए, तो फोर्स ही खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, वो स्टोन जिस डायरेक्शन में भी जा रहा है उसी डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाए तो फिर वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, इट्स डायरेक्शन is always towards the center। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ही सेंटर की तरफ होती है। कहने का मतलब, जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो सर्कुलर पाथ का जो भी सेंटर होता है उस सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, समझ में आया। चलो, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। बताओ भाई। अरे जब मैं पूछता हूँ तो शांत क्यों रहते हो, बताते क्यों नहीं हो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको। सबको क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, बात करते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमने पढ़ा, ये कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो देखो, हम जानते हैं कि जो अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना। मान लो ये सन है और सन के चारों तरफ, सही है, इस तरह से ये अर्थ है, ये अर्थ चक्कर लगाती है।
तो अर्थ के सेंटर में है क्या, सन। तो अर्थ को जो सर्कुलर मोशन में बनाए रखता है वो कौन सा फोर्स बनाए रखता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, या जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग नाम से जाना जा सकता है। जैसे आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा, है ना। एटम, एटम में क्या होता है, सबसे बीच में एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बांधे रखता है, सही है, या जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके बीच में प्रोड्यूस करता है, उसे ही हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस फोर्स, ठीक है। वैसे ही जो सन है, मान लो अगर ये सन है और सन के चारों तरफ ये अर्थ है, तो अर्थ जब चक्कर लगाती है तो यहाँ भी एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की, सर्कुलर मोशन के लिए। तो ये फोर्स जो होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये किसकी तरह से एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। वैसे ही अगर हम एक एग्जांपल लें कि देखो अर्थ के चारों तरफ भी क्या चक्कर लगाता है, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है, ठीक है। ये अर्थ है, मान लो ये बीच में अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, मून। तो मून को भी सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स वही फोर्स होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो आगे एक साइंटिस्ट थे केपलर, जिनका नाम है केपलर। उन्होंने कुछ लॉ दिए, किसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। केपलर ने कुछ लॉ दिए प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स तो सभी जानते हो, है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये जो है ये प्लैनेट्स हैं। तो इन्होंने कुछ लॉ बताया कि हाँ ये चीज़ें फॉलो करते हैं प्लैनेट्स। सबसे पहला लॉ उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले लॉ को हम जानते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के नाम से। तो केपलर का सबसे पहला लॉ है, उसको जानते हैं हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या होता है, देखो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स होता है कि सारे के सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सारे के सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और जो प्लैनेट्स का पाथ होता है वो सर्कुलर नहीं होता, वो पाथ होता है इलिप्टिकल, कुछ इस तरह का। जो पाथ होता है वो कौन सा पाथ होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है। और इलिप्स इस तरह की, जो ओवल शेप है ना, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इलिप्स, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इलिप्स। इसका सेंटर नहीं होता, इसको बोलते हैं, इसमें होते हैं फोकस, और इसमें दो फोकस होते हैं, एक फोकस ये और एक फोकस ये, सही है। इसको बोलते हैं फोकस F1 और इसको बोलते हैं फोकस F2। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में क्या बोला केपलर ने, कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। जो प्लैनेट का ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट मतलब जिसमें वो चक्कर लगाते हैं, सही है। तो ऑर्बिट का जो शेप होती है वो कैसी होती है, इलिप्स होती है। और हम जानते हैं इलिप्स के दो फोकस होते हैं, और जो सन होता है वो सन एक फोकस पर सिचुएटेड होता है। मान लो सन इस F1 फोकस पर है, ठीक है, तो दूसरा फोकस खाली रहेगा। अब बात करते हैं अर्थ की। तो अर्थ इस तरह से चक्कर लगाती है, अभी अर्थ यहाँ पर है, इस तरह से चक्कर लगाएगी इलिप्टिकल पाथ में, सही है, सन के चारों तरफ। और सन कहाँ है, एक फोकस पर है,
इसमें इलिप्स में। ठीक है, इस तरह से चक्कर लगाती है अर्थ सन के चारों तरफ। देखो लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या है? द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट is an ellipse is an ellipse। कहने का मतलब जिस ऑर्बिट में भी प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो ऑर्बिट कैसा होता है? वो होता है इलिप्स। ठीक है, विद, और कैसा इलिप्स होता है? विद द सन, विद द सन एट वन ऑफ द फोकी, एट वन ऑफ द फोकी। फोकी का मतलब फोकस, वन ऑफ द फोकी। ठीक है, समझ में आया? जो केपलर ने पहला लॉ दिया प्लैनेट्स को लेकर, पहला लॉ उन्होंने क्या बोला कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ कौन से पाथ में चक्कर लगाते हैं? इलिप्टिकल पाथ। इस पाथ को बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल पाथ। इस पाथ में चक्कर लगाते हैं। और इलिप्टिकल पाथ कैसा होता है? इस तरह का होता है जैसा ये बनाया हुआ है। सही है, और इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं। और जो सन होता है, अब क्योंकि इलिप्स में सेंटर तो कुछ होता नहीं कि बीचों बीच सन रख दो, सही है, सन बीच में नहीं होता, सन होता है एक फोकस पर। दो फोकस होते हैं टोटल इलिप्टिकल पाथ में, या इलिप्स में दो फोकस होते हैं जिसमें से एक फोकस पर क्या होता है? सन होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से चक्कर लगाते हैं। ठीक, बताओ किसी कोई भी दिक्कत हो यहाँ तक तो? नोट कर लिया ये? अब देखो अगला लो, केपलर ने टोटल 3 लॉज दिए, सही है। दूसरा, पहले लॉ का क्या नाम था? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सेकंड लॉ का जो नाम है उन्होंने बोला, उसका नाम लॉ ऑफ एरिया। सेकंड लॉ का नाम है लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, देखो लॉ ऑफ एरिया क्या है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, ये मान लो एक फोकस पे है ये सन, ये है अभी सन। ठीक, चलो लॉ ऑफ एरिया को ध्यान से देखेंगे। अब मान लो अभी जो अर्थ थी, सही है, ये थी अर्थ, तो अभी सन से अगर अर्थ को मिलाएं तो ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, डिस्टेंस अभी ज़्यादा है। मान लो कुछ टाइम टी के बाद, कुछ टाइम टी के बाद ये अर्थ यहाँ पर पहुँच गई, ये अर्थ यहाँ पर पहुँच गई। सही है, तो इसको बिल्कुल सेंटर से मिलाते हैं। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा? टी टाइम। सही है, अब ये टाइम कुछ भी हो सकता है, टी टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अगली सिचुएशन लेते हैं कि जब अर्थ यहाँ पर पहुँचे, मोशन करती करती अर्थ अब यहाँ पर पहुँच गई, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कम है। ठीक है, सन से यहाँ तक की डिस्टेंस कम है। और टी टाइम के बाद अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वाले केस में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो टी टाइम में यहाँ भी डिस्टेंस कम है।
जब सन से डिस्टेंस ज़्यादा है तो अर्थ डिस्टेंस कम कवर करेगी। जब सन से डिस्टेंस कम है, इस वाले केस में अर्थ की सन से डिस्टेंस कम है, तो इसी टाइम में, इस वाले टाइम में टी टाइम जो हमने यहाँ लेट किया है, मान लो ये टाइम 10 दिन का है ना, 10 डेज, तो 10 डेज में ही अगर अर्थ के मोशन को इधर देखा जाए तो अर्थ मान लो पहले यहाँ पे थी और 10 दिन बाद अर्थ यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है, ये हो गई अर्थ। तो यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे तो सेकेंड लॉ में ये बोला जाता है कि इक्वल टाइम पीरियड में ये वाला टाइम भी कितना है, टी है, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ये भी कितना है, टी। तो सेकेंड लॉ में ये बोला जाता है कि इक्वल टाइम पीरियड में प्लैनेट्स इक्वल एरिया कवर करते हैं। कहने का मतलब कि जो एरिया इन्होंने पहले इस टाइम टी में कवर करा, इस टाइम टी में कितना एरिया कवर करा, जो इन दो लाइंस के बीच में आ रहा है, ये वाला एरिया, सही है, इस एरिया की बात हो रही है। ये एरिया किसके बराबर है, जो इन्होंने इधर इस टाइम टी में कवर करा। इस टाइम टी में कौन सा एरिया कवर करा इन्होंने, ये वाला एरिया। तो ये दोनों एरिया कैसे हैं, इक्वल हैं। यही सेकंड लॉ बोलता है। क्या बोलता है, इसी को डेफिनेशन में लिखेंगे, सही है। तो देखो लिखते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग, इसको लिखेंगे तो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वैप्स equal area, swaps equal area in equal interval of time, in equal interval of time। ठीक है भाई, जो लाइन ज्वाइन करती है सन को किससे, अर्थ से, तो यहाँ पे देखो ये वाली लाइन ज्वाइन कर रही थी है ना, और टी टाइम के बाद ये लाइन यहाँ पे पहुंच गई, तो इस लाइन ने कितना एरिया स्वैप करा, जो ये वाला आ रहा है ना, तो टी टाइम में जो एरिया इसने यहाँ स्वैप करा उतना ही एरिया इधर होगा टी टाइम में। देखो यहाँ से यहाँ पहुंच गई इधर ये लाइन, तो जो एरिया इधर से इधर होगा वो दोनों एरिया कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है भाई, नोट कर लिया सबने। आगे बात करते हैं, जो इनका थर्ड लॉ था जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, देखो ये मान लो ये सन है, ठीक है, ये है सन और ये कोई भी एक प्लेनेट, लेट अस सपोज अर्थ, ठीक है। तो देखो इनको जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसको बोल देते हैं डिस्टेंस। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस कितनी है, आर, ठीक है, सन से और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर, और ये डिस्टेंस चेंज होती रहेगी। जब अर्थ यहाँ आ जाएगी तो ये आर कम हो जाएगा, है ना, आर की लेंथ कम हो जाएगी तो ये छोटी हो जाएगी। तो ये प्लैनेट से और सन की जो डिस्टेंस होती है वो लगातार चेंज होती रहती है। जैसे जैसे मोशन करते हैं प्लैनेट्स तो वो लगातार चेंज होती रहती है। मान लो जब यहाँ पे होता है प्लैनेट तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है ना, ये वाली डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम कौन सी डिस्टेंस होगी, जब कोई भी प्लैनेट यहाँ इस पॉइंट पर होगा तो उसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी सन से, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये कम होती रहती है और बढ़ती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है जैसे जैसे कोई भी प्लैनेट मोशन करता है, ठीक। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड, मान लो इसको एक चक्कर पूरा लगाने में
इस प्लेनेट को एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है ना। जैसे अर्थ को 365 डेज लगते हैं, वैसे लेट अस सपोज कि टी टाइम लगता है एक पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या बोलता है कि जो टाइम का स्क्वायर होता है, जो टाइम का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। आर क्यूब मतलब प्लैनेट और सन के बीच की डिस्टेंस की। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। ये एक रिलेशन था जो केपलर ने बताया, इसी को हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड में। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, देखो हम इसको लिख सकते हैं द क्यूब ऑफ किस चीज का क्यूब, द मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, the cube of the mean distance of a planet is directly from the sun is directly proportional to the square of इसके स्क्वायर के इट्स ऑर्बिटल पीरियड, इट्स ऑर्बिटल टाइम पीरियड टी, सही है। जो किस चीज का क्यूब होता है, मीन डिस्टेंस, इस चीज का मीन डिस्टेंस प्लैनेट की सन के, जो हमने आर से रिप्रेजेंट करी है, इसका जो क्यूब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके ऑर्बिटल टाइम के स्क्वायर के। तो ये तीनों केपलर के तीनों लॉ आने चाहिए आपको, सही है। मैं फिर से 1 बाय 1 लॉ बता देता हूँ। देखो फर्स्ट लॉ क्या था केपलर का, केपलर का फर्स्ट लॉ ये था कि केपलर ने हमें बताया, क्या बताया कि देखो जितने भी प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनका पाथ कैसा होता है, उनका पाथ होता है इलिप्टिकल। वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में चक्कर नहीं लगाते, इस तरह से चक्कर नहीं लगाते वो सर्कुलर पाथ में, वो लगाते हैं इलिप्टिकल पाथ में चक्कर, है ना। और जो सन होता है वो उस इलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पे होता है, दूसरा फोकस पे कुछ नहीं होता, दूसरा फोकस खाली होता है, सही है। तो पहला लो याद हुआ आपको, क्या है पहला लो कि जो द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स, जो प्लैनेट का ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, इलिप्स होता है। कैसा इलिप्स होता है, विद द सन एट वन ऑफ द फोकी, कैसा इलिप्स जिसमें सन कहाँ होता है, उसके एक फोकस पर होता है। बताओ पहला लो क्लियर है, सभी बताएंगे जल्दी। चलो पहला लो ऑल क्लियर, ठीक। अब चलते हैं दूसरे लो, केपलर का जो दूसरा लो था वो क्या था, दूसरा लो उन्होंने बताया कि जो प्लैनेट होता है ना, जो प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो लाइन सन को प्लैनेट से ज्वाइन करती है वो लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करती है। जैसे यहाँ पर अगर कोई भी प्लैनेट इस पोजीशन पर था तो टी टाइम में वो यहाँ पहुंच गया, है ना। तो इन दोनों सिचुएशन में जो एरिया उसने स्वैप करा वो ये वाला, इन दोनों लाइन के बीच वाला एरिया स्वैप करा। और अगर उसी टाइम टी में कहीं और इस प्लैनेट की पोजीशन देखें, मान लो ये प्लैनेट अभी यहाँ था और टी टाइम में ये यहाँ पहुंच गया, टाइम दोनों तरफ सेम है, तो यहाँ जो एरिया कवर करा उसने ये वाला एरिया कवर करा, तो टाइम तो दोनों तरफ सेम है, तो इक्वल टाइम में जो एरिया होगा मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों एरिया कैसे होंगे, सेम होंगे। ये था सेकंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बताओ यहां तक कोई दिक्कत,
बताएंगे जरा सभी। ये भी समझ में आया आपको? जल्दी बताओ भाई। आ गया? चलो, तीसरा लो। तीसरे लो में क्या बताया गया? तीसरे लो को हम किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ टाइम पीरियड। सही है। लॉ ऑफ टाइम पीरियड में क्या बताया गया कि जो सन से प्लेनेट की मीन डिस्टेंस होती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। सही है। जो इसका क्यूब होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? लिखना ऐसे हमेशा कि जो टाइम का स्क्वायर होता है, उनके ऑर्बिटल टाइम का जो स्क्वायर होता है, वो सीधे सीधे किसका प्रोपोर्शनल होता है? उनकी मीन डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक। अब जरा मुझे बारी बारी से तीनों लॉ के नाम बताओ। जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं? किस नाम से जानते हैं फर्स्ट लॉ को? लॉ ऑफ ऑर्बिट। बताओ इसमें क्या होता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या बताया? देखो, लॉ ऑफ ऑर्बिट में बताया ऑर्बिट के बारे में। कैसा ऑर्बिट होता है? इलिप्स। समझ में आया? कैसा ऑर्बिट होता है? इलिप्स। जिसमें क्या होता है? जो सन होता है, सन कहाँ होता है? एट वन फोकस या एट वन फोकी, है ना? फोकस या फोकी। ठीक है। ठीक। दूसरा लॉ बताओ, दूसरे लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया में किसके बारे में बताया? एरिया के बारे में। क्या बताया एरिया के बारे में? कि जो प्लैनेट होते हैं वो क्या करते हैं? स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ठीक। अब बताओ जरा मुझे थर्ड लॉ के बारे में। लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड में किसके बारे में बताया? टाइम पीरियड के। क्या बताया टाइम पीरियड के बारे में? कि जो प्लैनेट्स टाइम लगाते हैं एक चक्कर पूरा करने में, वो क्या होता है कि उस टाइम का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन प्लैनेट के और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के। सही है। ये बताया उन्होंने। तीनों के तीनों लॉज आपको अच्छे से याद हुए? बताओ। तो ये थे केपलर के तीनों लॉज। अब आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर में। आगे जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अरे हैंड टू हैंड नोट्स बना रहे हो? नहीं? क्यों भाई? चलो देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, पहले मैं इसको समझा देता हूं फिर लिखूंगा। ठीक। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबसे पहले भी हमने यही देखा था कि हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ ना कुछ मास है वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। तो पहले इसको लिख देते हैं कि क्या है ये। तो इसको लिखेंगे एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स क्या करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में होता है, हर एक ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में होता है क्या करता है? अट्रैक्ट्स। अट्रैक्ट्स करता है किसको? एवरी
अदर ऑब्जेक्ट, एवरी अदर ऑब्जेक्ट, सही है, विद अ फोर्स, किसके साथ, एक फोर्स के साथ, विद अ फोर्स, ठीक है, और किस फोर्स के साथ, विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, एंड दिस लॉ इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यही जो लॉ होता है, दिस लॉ इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसी लॉ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमने ये तो देखा कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता कितना है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, तो चलो अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कितना होता है ना, इसको देखते हैं। मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास, एक का मास m1 है और एक दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये अर्थ और सन भी हो सकता है, मैं और तुम भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। हमने दो ऑब्जेक्ट लेट करे हैं और जिनका मास भी हमने बता दिया, एक का मास m1 लेट कर लिया और एक का मास m2 लेट कर लिया। ठीक है, और लेट अस सपोज इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो d डिस्टेंस है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी लेट कर ली हमने, d। तो यहां पे लिख देते हैं, लेट अस सपोज टू ऑब्जेक्ट्स having mass m1 and n2 and separation between them is d। और जो उनके बीच का सेपरेशन है वो कितना है, d है। ठीक है, अब देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है। फर्स्ट पार्ट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional, is directly proportional to the product of masses, to the product of masses। जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस किस पर डिपेंड होता है। सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं एफ से। ठीक है, और ये किस किस पर डिपेंड होता है, सबसे पहला पॉइंट में हमने देखा ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डिपेंड होता है इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट पर। तो m1 इंटू m2 ये हो गया इन दोनों मासेस का प्रोडक्ट। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आया, बताओ जरा। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक।
इसको आगे लिख लेते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सबसे पहले पॉइंट में हमने क्या देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। दूसरा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, it is inversely proportional to the square of distance between them, to the square of distance between them। कहने का मतलब ये जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इनके बीच की डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर के। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन 2। बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ये फोर्स किस किस के प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहला तो ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों के मासेस के, प्रोडक्ट के, ठीक है। और दूसरा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? तो हम बोल सकते हैं ये जो दो इक्वेशन अपने पास आई हैं इनसे हम क्या बोल सकते हैं? बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? m1 और m2 के प्रोडक्ट के, मतलब दोनों मासेस के प्रोडक्ट के अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। सही है? यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर? ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। ठीक है, आगे लेके चलते हैं इसको अगले पेज पर। तो यहाँ तक देख लिया हमने कि y इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है दोनों मासेस के प्रोडक्ट के और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इस तरह से प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमें मिलता है एक कांस्टेंट, हमें मिलता है एक कांस्टेंट जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो हमें मिलेगा एक कांस्टेंट जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आएगा फॉर्मूला डी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। चलो अब यहाँ पे ये अपने पास एक नई टर्म आई कैपिटल जी। अब इस जी को क्या बोलते हैं इसको देखते हैं। वेयर ये जो कैपिटल जी है इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सही है, इसका क्या नाम होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसके नाम में क्या आया? कांस्टेंट है ये। कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं। सही है, जिनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती उन्हीं को तो हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो जी की वैल्यू होती कितनी है? देखो जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये होती है इस जी की वैल्यू।
सही है। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। समझ में आ गया? तो देखो आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या होता है। अब जरा मुझे सारे के सारे बताओ क्या होता है ग्रेविटेशन। अरे हिंदी में बता दो भाई, समझा दो, पढ़ना नहीं है। तुम्हें समझ में कितना आया ये बता दो बस, क्या समझा तुमने। बताओ क्या होता है ग्रेविटेशन। हाँ, चलो अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। हाँ वितारन, ग्रेविटेशन एक कैसा फिनोमिना है पहले ये बताओ। हाँ, ग्रेविटेशन एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। चलो, हाँ भाई प्रशांत तुम बताओ, जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं। प्रशांत मेरी आवाज आ रही है?